हेलो फ्रेंड्स, टीए के इस नए वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और जैसा कि बोर्ड पे आप लोग पहले से ही देख रहे हैं, बहुत लोगों ने अनुमान लगा लिया होगा कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे डेवलपमेंट लेंथ की। हालांकि डेवलपमेंट लेंथ का फार्मूला काफ़ी लोगों ने याद कर लिया होगा, काफ़ी जगह उन्होंने कैलकुलेट भी किया होगा, तो उन्हें मोर और लेस पता होगा कि डेवलपमेंट लेंथ कैसे कैलकुलेट कर, मतलब डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि डेवलपमेंट लेंथ होता क्यों है, उसको क्यों प्रोवाइड करना जरूरी है। देखिए, डेवलपमेंट लेंथ कहने का मतलब क्या है कि जो हम लोग एक्स्ट्रा लेंथ देते हैं कंक्रीट का, एक्स्ट्रा लेंथ देते हैं बार का, जो कि डिजाइन रिलेटेड रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होता है। वो क्यों देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि होता क्या है। मान लीजिए कि ये कोई कंक्रीट का ब्लॉक है। पहले सिंपल तरीके से समझते हैं, फिर हम लोग इसको कैलकुलेट करके भी देखेंगे। ये मान लीजिए कि हमारा कोई ब्लॉक है और इसमें हमारा कोई एक रेनफोर्समेंट एम्बेडेड है। ये रेनफोर्समेंट जो है एम्बेडेड है इसके अंदर, ठीक है। इतना लेंथ, ये जो लेंथ है ये अंदर है, कंक्रीट के अंदर है ना। तो अब हम अगर इस पे ऐसे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो हम बहुत ज़्यादा फोर्स अगर लगा रहे हैं तो या तो ये जो जहाँ जितना अंदर है वो बाहर आ जाए। जैसे मान लीजिए कि ये कंक्रीट है और ये रॉड है, रॉड इसके अंदर एम्बेडेड है और मैंने फोर्स लगाया, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़। एक तो ये कि मेरे फोर्स लगाने से ये रॉड इससे बाहर आ जाए, एक तो ये हो सकता है। और दूसरा ये हो सकता है कि हमारा रॉड टूट जाए। अब समझ में आया? तो रॉड कब टूटेगा? जब इसकी पकड़, ये जो ऐसे पकड़ के रखा है, अंदर गया है तो क्या है, इसमें बॉन्ड बना हुआ है, तो ये कंक्रीट ने इसको पकड़ के रखा है, तो इसकी जो पकड़ है ये रॉड के अपने स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाए, तब ये क्या होगा, ये टूट जाएगा। तो हम लोग जो भी डिज़ाइन पर्पस के लिए जो भी हम लोग करते हैं, तो हम लोग यही चाहते हैं कि रॉड बाहर ना निकले, टूट जाए तो टूट जाए लेकिन बाहर ना निकले। तो इसीलिए हम लोग डेवलपमेंट लेंथ देते हैं। तो मिनिमम लेंथ जो रिक्वायर्ड होता है रॉड को बाहर नहीं निकलने देने के लिए, दैट लेंथ इज कॉल्ड डेवलपमेंट लेंथ, है ना। अब जब हम ये समझ गए हैं तो इसको हम आराम से एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। देखिए यहाँ कैसे करते हैं। देखिए, ये रॉड इसके अंदर एम्बेडेड है, तो ये कंक्रीट जो है इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, कंक्रीट का फोर्स कितना लग रहा है, तो ये रॉड का सरफेस एरिया है ना, रॉड, कंक्रीट ने इसको ऐसे पकड़ रखा है, तो जितने दूर में पकड़ रखा है उसका सरफेस एरिया गुना बॉन्ड स्ट्रेस, मतलब 1 मिलीमीटर स्क्वायर में कितना फोर्स लगा सकता है, तो बॉन्ड स्ट्रेस गुना सरफेस एरिया अगर हम करेंगे तो कंक्रीट की पकड़ हमें पता चल जाएगी। तो कंक्रीट की पकड़ कैसे पता चलेगी? तो ये लेंथ है मान लीजिए एल डी, तो सरफेस एरिया कितना होगा, पाई डी, तो डी है डाया इंटू एल डी, ठीक है। ये तो सरफेस एरिया हो गया। अब फोर्स कितना लगेगा इंटू टाउ बी डी। टाउ बी डी क्या है? बॉन्ड स्ट्रेस है, बॉन्ड स्ट्रेस बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील, ठीक है, दिख रहा है, ओके। एंड दिस शुड बी इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ द रॉड। तो रॉड का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द रॉड, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये एरिया ऑफ द रॉड हो गया, इंटू परमिसेबल स्ट्रेस ऑफ स्टील, सिग्मा एस, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इधर उधर कर दें तो देखिए पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई और पाई कैंसिल, ठीक है। ये फाई और स्क्वायर से स्क्वायर गया फाई से, ठीक है। आप इधर उधर करेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं एल डी इज इक्वल टू फाई सिग्मा एस बाई 4 टाउ बी डी। दिस इज द फॉर्मूला।
अब इस फार्मूला का जो लेजेंड है अगर हम उसको लिख दें तो फाई हो गया डाया ऑफ बार, बार या रेनफोर्समेंट या रॉड जो भी कहें, टाउ बी डी बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है। और सिग्मा एस इज इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील। तो ये तीन चीजों का नोटेशन लिख दिया और ये हो गया फॉर्मूला। अब हम लोग जरा इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, इसको मिटा देते हैं दो तरीके से, एक तो लिमिट स्टेट मेथड से और एक आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, और देखते हैं कंपेयर करके कि दोनों में डेवलपमेंट लेंथ में क्या फ़र्क आ रहा है। मैं कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूं क्योंकि मैं यूज़ करूंगा कैलकुलेटर। चलिए अब देखिए जो वैल्यूज़ हैं IS 456 में किसकी, सिग्मा एस की वैल्यू और टाई बी डी की वैल्यू दी हुई है। अगर हम लिमिट स्टेट मेथड में डिजाइन करेंगे तो सिग्मा एस की वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बराबर ही होगी, तो FE 45415 के लिए हम लोग 415 ही लेंगे। और टाउ बी डी का वैल्यू दिया है 1.4 फॉर प्लेन बार्स, एक टेबल दी हुई है 26.2.1.1 IS 456 पेज नंबर 43। अगर देखेंगे तो वहाँ पे एक टेबल दी हुई है, टेबल में M25 कंक्रीट के लिए प्लेन बार्स के लिए, ये किसके लिए है, फॉर प्लेन बार्स, दिस इज फॉर प्लेन बार्स। और कहता है कि अगर इसी वैल्यू को अगर आपको चाहिए ये वैल्यू बॉन्ड स्ट्रेस डिफॉर्म बार के लिए तो आपको 60% इंक्रीज कर लेना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं डिफॉर्म बार के लिए, तो टाउ बी डी फॉर डिफॉर्म बार क्या हो जाएगा, डिफॉर्म बार के लिए अगर लिखें तो ये हो जाएगा 60% इंक्रीज करेंगे तो 1.6 इंटू 1.4। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं, 1.4 इंटू 1.6 और ये आ जाता है 2.24। ये किस यूनिट में है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमें पता हो गया इसका वैल्यू, सिग्मा एस का वैल्यू पता है, तब इस फार्मूले पर बैठा के हम एल डी अगर निकालेंगे तो एल डी बराबर क्या हो जाएगा, एल डी बराबर फाई को रहने देते हैं, फाई को फाई, सिग्मा एस की जगह लिखते हैं 415, ठीक है। उसके बाद है नीचे 4 और टाउ बी डी की जगह पे 2.24। सिंपल है, कैलकुलेट करें 415 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2.24, ये आता है 46.31। और यहाँ 5 को लिख देते हैं तो रफली लिख सकते हैं, इसको 47 टाइम्स डाया ऑफ बार, है ना। तो अगर 25 का डाया है 4 5 इज इक्वल टू 25, एल डी बराबर क्या हो जाएगा 47 गुना 25। कैलकुलेट करके देख लीजिए, गुना 47 ये आता है 1175। यहाँ लिख देता हूँ 1175। तो दिस इज द वैल्यू फॉर M25 बार्स, है ना। अब देखिए हम लोग जो है नॉर्मली बिना कैलकुलेशन के लेते हैं 50 डाया ऑफ बार, तो हमारा ठीक है, थोड़ा सा हम कंजर्वेटिव चलते हैं, बार बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर 50 डाया ऑफ बार लेके चल रहे हैं तो इट्स ओके फॉर M25 कंक्रीट। इसी तरह आप M20 के लिए या M30 के लिए, इन दोनों के लिए कैलकुलेट करके चेक करिए कि आपका 50 डाया ऑफ बार जो है इसमें सेटिस्फाई होता है कि नहीं। तो अभी हम लोग जो है नॉर्मली डिजाइन में एल डी बराबर लेंगे 50 डाया ऑफ बार, इतना ले लेंगे तो हमारा सेफ साइड है। अब हम आते हैं जरा सा एक बार वर्किंग स्ट्रेस मेथड में डिजाइन कर लेते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में भी ये वैल्यूज लिख दी है मैंने पहले से,
परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील वर्किंग स्ट्रेस मेथड में है वो होता है 230। ये भी IS 456 से लिया हुआ है, अपेंडिक्स में एक टेबल में ये दी हुई है, तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं। दूसरा है आपका टाउ बी डी का वैल्यू दिया है 0.9, है ना, वो भी अपेंडिक्स में दिया हुआ है। तो इसको भी कहता है कि 60% इंक्रीज करिए। तो 60% इंक्रीज अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, तो ये कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो ये 0.9 गुना 1.6, ये आएगा 1.44। तो 4 डिफॉर्म बार्स इक्वल टू 0.9 इंटू 1.6, दिस विल कम 1.44। अब जरा हम इसको अपने फॉर्मूला पे सेट करके देखें। फॉर्मूला पे सेट करें, ब्लैक से लिखा जाए तो फॉर्मूला पे सेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, LD इज इक्वल टू 5 को एज इट इज अभी रहने देते हैं, और उसके बाद है हमारा यहाँ देख लीजिए सिग्मा एस की जगह 230 डिवाइडेड बाई 4 एज इट इज रहेगा। टाउ बी डी का वैल्यू है 1.44। इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, 230 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 1.44, दैट विल कम 39.93। 35, इसको हम लोग रफली लिख सकते हैं 45। अब देखिए डेवलपमेंट लेंथ जो रिक्वायर्ड है वो वर्किंग स्ट्रेस में कम है, 45 है, लेकिन लिमिट स्टेट में 47.5 है। तो मिला जुला के देखें तो 7.5 का डिफरेंस है। तो अगर 50 डाया बार हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड में भी ले रहे हैं तो वो भी हमारा थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, लेकिन सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 50 डाया बार का जो कस्टमरी है, जो हम लेके चलते हैं जनरली विदाउट डिजाइन, इट इज़ ओके। ये यहाँ से सेटिस्फाई हो रहा है। आपको मैं होमवर्क देता हूँ कि आप लोग M20 और M35 के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट करिए और कमेंट में लिखिए कि ये सारे जो हैं हमारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, M50 से ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं या ठीक हो रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं थोड़ा सा स्क्रीन छोड़ देता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो या कुछ और चेक करना हो तो आप आराम से चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन जाने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और अपने किसी खास फ्रेंड को वीडियो ज़रूर शेयर करिए ताकि उसे भी ये चीज़ें समझ में आ जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बाय बाय, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।